आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 5 एंड 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था। 5 to 7 चैप्टर, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए थे। आज की क्लास के अंदर 8 से लेकर 10 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट और आसान चैप्टर्स हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने में। अच्छा, ऑनलाइन वाले ज़रा रिस्पॉन्ड करें। आप लोगों को सही से नज़र में आ रहा है? ब्लर तो नहीं हो रही स्क्रीन? ऑनलाइन वालों को सही से नज़र में आ रहा है? स्क्रीन तो ब्लर तो नहीं हो रही? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऑनलाइन में जितने भी जल्दी से बताएं, स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही, ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। नो सर, क्लियर है। ठीक है भाई। आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने 5 to 7 कंप्लीट किया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग 8 till 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर ज़रा जल्दी हो जाएंगे। इसकी वजह ये है कि आपके पास काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 पूरा स्प्रेडशीट के ऊपर है, और चैप्टर नंबर 10 आपका इंटरनेट और ब्राउजिंग के ऊपर है। मतलब ये कि तीनों चैप्टर आपके यहाँ पे आराम से कवर हो जाएंगे और बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। अगर टाइम मिला तो हो सकता है हम एक और चैप्टर भी आगे कर लें। ठीक है। अच्छा, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? वर्ड के बारे में आप सभी जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग से हमारा कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करना, जिसके अंदर उसके कलर ग्रेडिंग आ जाती है, जिसके अंदर उसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है, जिसके अंदर उसकी स्टाइलिंग आ जाती है, जिसके अंदर उसके आर्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। मतलब ये कि मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल एंगल से, मल्टीपल आपके पास स्टाइल से हम लोग एक वर्ड को मैनिपुलेट करें, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग बोलेंगे। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास जो मूवीज़ के पोस्टर्स वगैरह बनते हैं, आपके पास जिस तरीके से उनको बनाया जाता है, लंबा करके, एंगल के ऊपर कर्व करके, तो वो चीज़ हमारे पास कहलाती है वर्ड आर्ट। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर फॉर्मेट्स की, लाइक स्टाइलिंग की, इटैलिक स्टाइल हो गया। ठीक है। इस तरीके से आपके पास मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास टाइम्स न्यू रोमन हो गया, जैसे कि आपके पास जॉर्जिया हो गया, पैलेस हो गया, कैलिब्रा हो गया, और इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टाइल्स हैं जिनको हम राइटिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और कलर ग्रेडिंग हो गई, हाईलाइटिंग हो गई, तो वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आ जाती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू टाइप, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे दी गई है बेसिक फंक्शंस। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? मैंने आपको चीज़ें बताई कुछ कि आपका कमांड लाइक सेविंग, ओपनिंग एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। ये कमांड्स देने का काम कौन करता है? ये हमारे पास यूजुअली MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। हमारे पास 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आपके पास सिस्टम, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है एप्लीकेशन, और तीसरा हमारे पास है इंटीग्रेटेड। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ाया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपस में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक आपके पास इसके अंदर MS वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, एक्सेस आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, आउटलुक आ जाता है, पब्लिशर आ जाता है, और इस तरीके के बहुत सारे आपके पास इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किए गए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उन्हीं में से एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि कमांड ओपन करना, सेव करना, डॉक्यूमेंट ओपन करना, और नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। क्लियर है? क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट की नई फाइल को ओपन करना, नए कैनवास को, नए पेज को ओपन करना, और पेज के ऊपर फिर क्या करना? एडिटिंग करना, लाइक टाइपिंग करना हो गया, लाइक आपके पास उसके ऊपर नंबरिंग डालना हो गया, लाइक टेबल्स बनाना हो गया, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा जी, हमारे पास कुछ और बच्चे भी आ चुके हैं। कौन कौन है यहाँ पे? एक दुआ रशीद है, वालेकुम अस्सलाम बेटा, और एक क्या है? इफ़ला फातिमा। ठीक है बेटा, आपको ही वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट हम लोगों को क्लियर हो गया। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट के बाद हमारे पास बारी आती है एडिटिंग डॉक्यूमेंट की। अच्छा, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को एडिट करने को हम क्या बोलते हैं? एडिटिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट से मुराद
एक ब्लैंक कैनवास, एक ब्लैंक पेज के ऊपर काम करना। और एडिटिंग से मुराद क्या है कि आपके पास एक ऑलरेडी बना हुआ पेज है, एक ऑलरेडी बना हुआ आपका टेबल है, उसको आपने क्या किया, उसको एडिट किया है। लाइक आपके पास एक टेबल, एक टाइम टेबल बना हुआ है स्कूल का या फिर कॉलेज का या फिर इंस्टीट्यूट का, उसके अंदर आपने पॉइंट्स की एडिटिंग कर दी है, उसके अंदर आपने ड्रॉज इंक्रीज कर दिए हैं, कॉलम इंक्रीज कर दिए हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया है लाइक आपका उसके अंदर का टेक्स्ट लिखा हुआ था, आपने उसको इंक्रीज कर दिया है। तो इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, एडिटिंग डॉक्यूमेंट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब है विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर टेक्स्ट को चेंज करना। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें, आपके पास टेक्स्ट का साइज चेंज कर लेना। यूजुअली मेरे पास इसका साइज क्या आया हुआ है नॉर्मल, अगर इस तरीके से मैं देखूं तो ये मेरे लिहाज से आपके पास 14 का फॉन्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसका साइज 22, 24 या फिर आपका 26 के ऊपर लेके चला जाऊँ तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसका कलर चेंज करना मेरे लिए क्या है, फॉर्मेटिंग है। इसको अंडरलाइन करना मेरे लिए क्या है, फॉर्मेटिंग है। स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना मेरे लिए क्या है, फॉर्मेटिंग है। क्लियर हो रही है बात। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना ताकि विजुअली वो एक अलग पहचान दे आपको, उसको देख के आपको कुछ विजुअलाइजेशन हो जाए। लाइक होता है ना आपका पोस्टर्स के ऊपर हम लिखते हैं 20%, ठीक है, 20% ऑफ हो गया, या फिर आप इस तरीके से लिख देते हैं ₹1000 काट के ₹800। सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब यहाँ से हम लोगों को सिग्नल क्या मिलता है, ये सिग्नल मिलता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट थी जो कि कट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब वो नहीं है। ठीक है, अब न्यू अमाउंट हमारे पास आया है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो कहने का मकसद क्या है, फॉर्मेटिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं विजुअलाइजेशन करवाने के लिए सामने वाले को, डॉक्यूमेंट रीडर को या फिर यूजर को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एनहांसिंग अ डॉक्यूमेंट, एडिंग स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट लाइक टेबल, लिस्ट एंड इमेज। अच्छा हमारे पास डॉक्यूमेंट बहुत टाइप के होते हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट होता है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, इसके अलावा हमारे पास आपके पास इमेजेस वाले, आपके पास क्लिप आर्ट वाले डॉक्यूमेंट्स होती हैं, इनमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री वाले और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर बैकग्राउंड कलर भी चेंज होता है, और आपके पास मल्टीपल टाइप की उसके अंदर इमेजेस भी लगी हुई होती हैं, ऑथर की कह लो या फिर आपके पास जिसके हवाले से डॉक्यूमेंट्री बनी है उसकी कह लो। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो वाइल्ड लाइफ के मैं इमेजेस वहाँ बहुत ज़्यादा शेयर करूँगा, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखूँगा, मैं टेबल बना के उसके फीचर्स बताऊँगा, डिफरेंसेस बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें मैं किसके अंदर करूँगा, एक इनहांस डॉक्यूमेंट के अंदर करूँगा। ये डॉक्यूमेंट जो होता है हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं जैसे कि बुक हो गई, बुक राइटिंग जो आप कर रहे होते हैं उसको हम इनहांस डॉक्यूमेंट बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री लिखने को आप इनहांस डॉक्यूमेंट बोलेंगे, और इस तरीके के जो आपके पास जो एडवांस काम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनहांसिंग अ डॉक्यूमेंट। क्लियर है। बेटा दुआ आज 2 क्लासेस हैं, एक तो कंप्यूटर की है, सेकंड आई थिंक केमिस्ट्री की है ना, हाँ सेकंड केमिस्ट्री की है प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए। अच्छा आज कंप्यूटर साइंस वालों की सिंगल क्लास है। हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, एडवांस्ड ऑपरेशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स फीचर्स लाइक मेल, मर्ज एंड ऑटोमेटेड मैक्रोज। अच्छा ये बड़ी मजे की चीज़ है, इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा मैक्रोज तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, कहाँ गए ये रहे मैक्रोज। एक होता है मेल मर्जिंग। अब मेल मर्जिंग हम किसे बोलते हैं, अब एक बात है, सपोज करें कि स्कूल है, स्कूल का आपने डेटाबेस बनाया हुआ, आपके पास बच्चों का डेटा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आईडी कार्ड्स बनाना है। ठीक है, अपना सर्टिफिकेट बनाना है। अब ऑब्वियस सी बात है आपके पास 500 बच्चा है, 500 बच्चे का बैठ कर अलग अलग थोड़ी बनाओगे आप लोग। अब क्या करोगे, एक स्प्रेडशीट लोगे, उसके ऊपर सारा सारा डॉक्यूमेंट ले वो कर दोगे, उसके सारे सारे डेटा पेस्ट कर दोगे आप। ठीक है, अब सब बच्चों का आपके पास क्या है, डेटा मौजूद है कि बच्चे का नाम ये है, फादर नेम ये है, क्लास ये है, फीस ये है, या फिर आपका जो भी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो वो सब चीज़ें आप मेंशन करोगे। ठीक है, आईडी कार्ड बनाओगे, आईडी कार्ड की आपका यूजुअल शक्ल जो होती है वो इस तरीके की होती है। अब आईडी कार्ड की आपका यूजुअल शक्ल जो होती है नॉर्मली इस तरीके की होती है कि यहाँ पे एक आपके पास इमेज आ जाती है, यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाता है, यहाँ पे फादर नेम आ जाता है, यहाँ पे क्लास आ जाती है, यहाँ पे आईडी आ जाती है अगर हो। ये 4 चीज़ आपके पास कंपलसरी होती हैं। अब यही 4 चीज़ें हम लोग टेबल के अंदर बनाते हैं, इन्हीं 4 चीज़ों को हम टेबल भी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर्स नेम, और उसके बाद आखिर में हमारे पास क्लास और आईडी। और यहां पर सब बच्चों की लिखी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 है मेरे पास, अर्श नाम मैंने रख दिया, अर्श का नाम असद, फादर नेम असद हो गया। ठीक है, क्लास मैट्रिक हो गई, आईडी 001 हो गई। इस तरीके से पहला डेटा मेरे पास आ गया, और इस तरीके से मेरे पास मल्टीपल डेटा और आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्प्रेडशीट मेरे पास बनी हुई है, याद रहे स्प्रेडशीट हम लोग बोलते हैं एक्सेल फाइल को, एक्सेल वर्कबुक को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। और ये मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं क्या करता हूं, मैं आपके पास उसके अंदर जाता हूं, वर्ड के अंदर जाता हूं,
वर्ड के अंदर मेरे पास एक टैब होता है रेफरेंस टैग या मेलिंग टैब, आई थिंक मेलिंग टैग नाम से एक टैब होता है, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेल मर्जिंग का। अब ये मेल मर्जिंग क्या काम करता है, ये आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है किसके साथ, एक्सेल के साथ। कनेक्शन में क्या क्या हो जाता है, आपकी जो फील्ड्स हैं नेम, फादर नेम, क्लास और आईडी, इन सब चीजों की जगह पे आप क्या कर देते हो, उनको मेंशन कर देते हो। और जब भी आप मेंशन करते हो इस तरीके के सिंबल्स लग जाते हैं उसके आगे। अब इससे क्या होगा, जब भी आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे वो डेटा लिखा हुआ आएगा जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। आप डेटा आगे बढ़ाओगे आपका नेक्स्ट बच्चे का नाम आ जाएगा, फिर आगे बढ़ाओगे फिर नेक्स्ट बच्चे का नाम आ जाएगा। जब आप इसको एडिट इंडिविजुअल करोगे तो आपके पास कितने पेजेस बन जाएंगे, आपका हर आईडी कार्ड का एक सेपरेट पेज बन के तैयार हो जाएगा। अब ये समझ लो 500 बच्चों का आईडी कार्ड आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ये क्या चीज़ है, ये मेल मर्जिंग है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और बहुत बड़े डेटा के ऊपर आपने काम करना है। उस काम को करने के लिए आपने क्या किया, आपने मेल मर्जिंग का सहारा लिया ताकि काम जल्दी हो जाए। क्लियर है, इसको हम लोग ऑटोमेशन भी बोलते हैं, आपको ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है मैक्रोज। अब मैक्रोज का क्या मामला है, मैक्रोज आपके पास मल्टीपल स्टेप्स को एक साथ करने को कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स को एट ए टाइम करने को कहते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लो, कि आपके पास, अच्छा ये समझ में आ गया ताकि हम आगे बढ़ें। मेल मर्जिंग समझ में आ गई सबको, हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ गई, ऑनलाइन वालों मेल मर्जिंग समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, मेल मर्जिंग में रिमूव कर रहा हूं। अब आया था मैक्रोज के ऊपर। ठीक है, मैक्रोज किस तरीके से काम करती हैं। मैक्रोज का हिसाब किताब इस तरीके का होता है कि सपोज करो आपने एक्सेल यूज किया है ना, आप एक्सेल यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने क्या काम करना है, आपने बच्चों का डेटा एंटर करना है। आप क्या काम करते हो, आप एक फॉर्म बनाते हो, सही है, एक फॉर्म बनाते हो, उसके अंदर आपका यूजुअल किस तरीके से डेटा एंटर होता है। अच्छा, अब मैं लिखूंगा, आप यहाँ लिख देता। ये आपके पास एक एक्सेल शीट है और ये आपके पास एक एक्सेल की अलग शीट है। इस शीट के ऊपर आपने सीरियल नंबर हो गया वो डाला हुआ है, इस शीट के ऊपर नेम हो गया वो डाला हुआ है, फादर नेम हो गया वो डाला हुआ है, और नेक्स्ट आपने क्लास डाली हुई है। 3 डेटा आपने डाले हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे मैनुअली फिट करो, हर सेल के अंदर डेटा को अलग सेपरेट फिल करो, सही है। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप यहाँ पे एक फॉर्म बना दो, सही है। फॉर्म का आपने क्या किया, यहाँ पे आपने नेम का एक फॉर्मेट लिख दिया, नेम, और यहाँ पे एक सेल खाली छोड़ दिया, फादर नेम एक सेल खाली छोड़ दिया, फिर क्लास एक सेल खाली छोड़ दिया, सही है। अब मामला क्या है, सबको कॉपी पेस्टिंग आती है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा को लिखा, सही है। लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले मैक्रोज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। मैक्रोज रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, मैक्रोज रिकॉर्डिंग जैसे ही स्टार्ट करोगे वो आपका हर एक्शन रिकॉर्ड करने लग जाएगा, ठीक है। मैक्रो जैसे ही स्टार्ट होगा वो आपके सारे के सारे एक्शंस को रिकॉर्ड करेगा जो कि आपने यहाँ पे किए। डेटा को कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद अलग शीट खोल के उसमें आओगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर दोगे, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक कर दोगे, नेक्स्ट रॉ के ऊपर क्लिक कर दोगे। इससे क्या होगा, आपके 3 स्टेप्स मैक्रोज ने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। ये काम करने के बाद आप क्या करोगे, आप एंटर का बटन दबाओगे, सबमिट का बटन दबाओगे और उसको मैक्रोज से लिंक कर दोगे। मतलब जैसे ये सबमिट का बटन दबेगा मैक्रोज ट्रिगर हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब जब भी आपने यहाँ पे डेटा लिखा, सबमिट दबाया, डेटा कॉपी होगा, पेस्ट होगा, उसके बाद नई लाइन के ऊपर डेटा आ जाएगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, क्लियर है। मैक्रोज समझ में आया आप लोगों के, हाँ भाई ऑनलाइन वालों मैक्रोज समझ में आया आप लोगों के। ठीक है, मैक्रोज भी समझ में आ गए। वैसे ये दो वो टॉपिक हैं जो कि प्रैक्टिकल के बिना समझ में आते नहीं है। ये अच्छा काम होगा कि आप लोगों को जल्दी आ गए, या मेरे मुंह पे बोल रहे हो खाली, बाकी है ना, सही है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग का मतलब है प्रिंट निकालना, हार्ड कॉपी निकालना।
तो हमारे पास ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट भी हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये बात हम शुरू से बताते हुए आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कॉपी पेस्टिंग, आपका मैनिपुलेशन, फॉर्मेटिंग, इस तरह के कामों को परफॉर्म करता है। ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है और एडिट करता है। कट पेस्ट का मतलब क्या है, मूव करना, टेक्स्ट कट करके एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पेस्ट करना, क्या है, कट पेस्टिंग है। कंट्रोल सी से हम लोग, कंट्रोल उससे एक्स से हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं। कंट्रोल वी से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। और कंट्रोल मतलब CTRL प्लस एक्स से कट होता है और CTRL प्लस सी से कॉपी होता है। और पेस्ट करने के लिए CTRL प्लस वी हम लोग दबाते हैं, ठीक है। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, क्योंकि उमूमन हम लोगों को स्पेलिंग याद नहीं रहती है, तो हम क्या काम करते हैं, हम आखिर में रिव्यू टैब के अंदर जाके यहाँ पे स्पेलिंग चेक करते हैं। तो जितनी भी गलत स्पेलिंग्स होती हैं, ग्रामेटिकली हो या फिर वैसे ही हो, तो उन सबको ठीक कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर चेक। आपके पास स्पेलिंग चेक के नीचे ही ग्रामर चेक का ऑप्शन भी होता है। अब तो 2016 2010 के बाद सारे इंटीग्रेट होकर आते हैं, स्पेलिंग ग्रामर दोनों चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कि आपका दोनों की चीज़ आ जाती हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का क्या काम है, सपोज करें आपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है टाइगर की, सही है, लेकिन पिक्चर्स ऐड नहीं की। आपने टाइगर सुन के आपको नहीं पता टाइगर और लॉइन में फ़र्क क्या होता है, आपने हर जगह लॉइन पेस्ट कर दिया, आपने हर जगह डॉक्यूमेंट्री लॉइन के नाम से बना दी है। इन्फॉर्मेशन टाइगर की है लेकिन नाम किसका लिखा हुआ है, लॉइन का लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने जब पिक्चर्स वगैरह लगाई, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको लाइन और फर्क टाइगर का फ़र्क समझ में आ गया। अब आपको रिप्लेस करना है, क्या काम करोगे, आप फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर जाओगे, वहाँ पे फाइंड करोगे उन वर्ड्स को जहाँ जहाँ पे लॉइन लिखा हुआ है और उन सभी को रिप्लेस कर दोगे एक दूसरे वर्ड से जो कि टाइगर है। जैसे आप रिप्लेस करोगे आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो सब चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट स्टाइल्स हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, इसी चीज़ को हम फॉन्ट स्टाइल्स भी कह रहे हैं। बोल्ड करना मतलब गाढ़ा कर देना, इटैलिक करना टेढ़ा कर देना, अंडरलाइन करना, ये फॉन्ट स्टाइल्स कहलाते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, हमारे पास पेज के ऊपर कुल मिला के 3 टेक्स्ट, बल्कि 3 नहीं 6 टेक्स्ट अलाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा पेज है, 3 तो अलाइनमेंट हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। और दूसरे हमारे पास होती है वी अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप, मिडिल और बॉटम। इस तरीके से कुल मिला के हमें 9 अलाइनमेंट्स मिलती हैं। 9 अलाइनमेंट्स कैसे, ये टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, आपके पास बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये 9 अलाइनमेंट्स है जहां पे आप लोग इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आपके पास 2 लाइन्स के दरमियान स्पेसिंग, मतलब ये 2 लाइन्स आपके पास हैं, इन 2 के दरमियान अगर मुझे स्पेसिंग बढ़ानी है तो मैं लाइन स्पेसिंग का यूज करूंगा। होम टैब के अंदर इसका ऑप्शन आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। पेज मार्जिन, पेज मार्जिन कैसे बोलते हैं, अब सपोज करें ये मेरा पेज है, मुझे लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है, तो ये लेफ्ट और राइट मार्जिन है मेरे। मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है, ये टॉप और बॉटम मार्जिन है मेरे लिए, ठीक है। मार्जिन आप कस्टम भी सेट कर सकते हो, नॉर्मली भी लगे हुए होते हैं, आप इनको नैरो भी कर सकते हो, आप इनको मैनिपुलेट बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबरिंग, ये बहुत ज़्यादा कचरा हो गया। अच्छा, पेज नंबरिंग क्या है, पेज नंबरिंग से मुराद ये है कि आपके पास पेजेस को नंबर देना, लाइक आपके पास ये पेज यहाँ पे नंबर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, एक नंबर तो हमारे पास पीडीएफ में यहाँ शो हो रहा है, वो पीडीएफ को डिसाइड कर ले, डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। एक नंबर हम लोग यहाँ कॉर्नर के ऊपर लिखते हैं, लाइक यहाँ पे आपका पेज नंबर लिख दिया, पेज .01 या फिर 0 या फिर 13, अगले पेज के ऊपर पेज 14, अगले पेज के ऊपर पेज 16। इस तरीके से आपका पेज नंबर असाइन करने को हम क्या बोलते हैं, पेज नंबरिंग कहते हैं, ठीक है। हेडर एंड फूटर किसे हम बोलते हैं, हेडर और फूटर हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा हेडर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एमई इंग्लिश सेंटर लिखा हुआ है और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, ई-कैट। ये मेरा प्रॉपर हेडर है जो कि हर पेज के ऊपर सेम रहेगा, ये प्रीवियस पेज में भी सेम था, इसमें भी सेम है, अगले में भी सेम ही रहेगा। और फूटर, ये आपके पास नीचे फूटर है। फूटर के अंदर उमूमन आपके पास लिंक्स डालते हैं, हम कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं और प्रिपेयर करने जो ऑथर है उसका नाम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सराके बिलियास, नोट्स, गेस्ट पेपर, ये सारे हमारे पास फूटर के अंदर आ जाते हैं। ये हर पेज के ऊपर सेम रहेगा, प्रीवियस में भी सेम था, इसमें भी सेम है और आगे भी सेम रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको,
चैप्टर नंबर 8 हमारे यहाँ पे एंड हो चुका है। ऑनलाइन वालों में से किसी को भी मसला चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ताकि हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़े फिर आगे। हाँ भाई, ऑनलाइन में किसी को भी मसला नहीं? ठीक है, सही है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 का नाम हमारे पास है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट हम लोग किसे बोलते हैं? फैलाने वाली शीट को, ठीक है। यूजुअली स्प्रेडशीट हम लोग बोलते हैं, आपके पास MS एक्सेल है। एक्सेल के ऊपर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं वर्कबुक, जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। लाइक आपके पास एक्सपेंस शीट, आपने नाम लिख दिया, क्लियर है। अब इसको जब डबल क्लिक करके खोलते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्टेटस बार के अंदर शीट मिल जाती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 और प्लस का साइन मिलता है, ठीक है। अब ये जो शीट्स है ना अलग अलग, जिनके ऊपर आपको रॉज और कॉलम बने हुए दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। और ये शीट्स मल्टीपल होती हैं। मतलब अगर आपने एक्सपेंस शीट बनाई है ना, आप 12 के 12 महीनों की अलग एक्सपेंस शीट बना सकते हैं। मंथ 1 जनवरी की यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, फरवरी की यहाँ पे, मार्च की यहाँ पे, और इस तरीके से आप और भी स्प्रेडशीट यहाँ बना सकते हैं। मतलब एक वर्कबुक के अंदर पूरे साल का डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो स्प्रेडशीट हम इसलिए इसको बोलते हैं। स्प्रेडशीट के कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं? तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद रिकमेंड 2016 करता हूँ, क्योंकि ये हर लैपटॉप और डिवाइस के साथ कंपैटिबल रहता है, ठीक है। 2010 आपके पास पुराने वर्जन के साथ, पेंटिंग वगैरह के साथ कंपैटिबल रहता है। 2016 बेटर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गूगल शीट्स। इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये आपको ऑनलाइन कनेक्ट कर देती है। मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर डेटा उठा के रिट्रीव करना है तो आप यहाँ से बड़े आराम से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ूओ शीट। हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। WPS ऑफिस, ये आपके पास बहुत कम आपके पास वो रखता है, फंक्शंस रखता है एक्सेल के मुकाबले में, बट ये है कि इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। और इन दोनों को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट स्टिल ये भी इसी काम के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। रॉज और कॉलम्स क्या होते हैं? देखिए आपके पास लेफ्ट टू राइट आपके पास जो रॉ चल रही है, जो आपके पास सीक्वेंस चल रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। जैसे 1 2 3 ये सारी के सारी क्या हैं? रॉज हैं। ये रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। और जो आपके पास वर्टिकल कॉलम वो सीक्वेंसेस चल रहे हैं, जैसे कि ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और हमें सेल अगर आइडेंटिफाई करना है तो किस तरीके से करेंगे? सपोज करें ये सेल आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास कॉलम का नाम क्या है? B, रॉ का नाम क्या है? 2, तो इसका नाम क्या आ गया? B2। क्लियर हो गई बात? रॉज, कॉलम्स और सेल्स हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, रॉज, कॉलम्स एंड नंबर्स। नंबर्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। नंबर्स आपके पास न्यूमेरिक नंबर्स जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। और लेबल, टेक्स्ट एंट्रीज यूजिंग टू आइडेंटिफाई द डेटा कंटेनिंग एडजेसेंट कॉलम एंड रॉज। लेबल्स भी हम लोग अप्लाई करते हैं। लेबल्स का यूजुअल काम ये होता है कि आप बताओ कि किस काम के लिए हम सेल को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम आपका डेटा सेटिंग भी कर सकते हैं, लाइक आपके पास खाली नंबर आ जाए, खाली टेक्स्ट आ जाए, या फिर खाली डेट और टाइम आए। इस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट भी कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट चीज हमारे पास है फॉर्मूलाज। अच्छा, फॉर्मूलाज क्या हैं? फॉर्मूलाज आप मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई करने के लिए, जैसे कि 2 + 2, ठीक है। अगर मेरे पास रैंडम है, कोई नंबर है मुझे नहीं पता, जैसे A + B, ये मेरे लिए क्या है? फॉर्मूला है। A की जगह कुछ भी आ सकता है, B की जगह कुछ भी आ सकता है। A + B = C, ये मेरे लिए क्या है? एक अदद फॉर्मूला है। क्लियर है? नंबर्स को मैंने प्लस करके एक दूसरे वेरिएबल को, एक दूसरे कंटेनर को मैंने प्रोवाइड कर दिया। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा। नॉर्मली हम लोग एक्सेल शीट के अंदर इस तरीके से यूज करते हैं, = लगाएंगे, फॉर्मूला इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। = लगाएंगे, फॉर्मूला इनिशिएट हो जाएगा, A + B लिखोगे आगे तो फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। सही है? इसके लिए हम ज़्यादातर रॉज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ज़्यादातर सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि H2 के अंदर जो भी वैल्यू है ना, उसको प्लस करवा दो B2 की वैल्यू से। सही है? अब इन सेल्स के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो प्लस होकर आपको उस सेल के अंदर मिल जाएगी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, फॉर्मूलाज यहाँ पे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस। फंक्शंस प्री प्रोग्राम फॉर्मूलाज बिल्ट इनटू द सॉफ्टवेयर सच एज सम एवरेज। हाँ, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, जैसे कि सम = अबव। इसका क्या मतलब है? ऊपर कॉलम के अंदर जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं सबको ऐड कर दो, ठीक है। इस तरीके से माइनस है, इस तरीके से एवरेज है, इस तरीके से वी लुकअप है, और बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्री बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं, जो कि एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद होते हैं।
ठीक है। एंटरिंग डेटा, डेटा को मैन्युअली ऐड करने को, टाइप करने को हम एंटरिंग डेटा बोलते हैं। एडिटिंग डेटा, जो ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है उसको एडिट करने को, जैसे अरशद नाम लिखा हुआ है उसको असद कर दिया, ये हमारे लिए क्या है, एडिटिंग डेटा। सेल पॉइंटर, द हाईलाइटेड बॉर्डर इंडिकेटिंग विच सेल इज करंटली सिलेक्टेड। हाँ, आपके पास पॉइंटर जो होता है, आपके पास सपोज करें इस तरीके अगर आपके पास वो ग्रिड बना हुआ है, तो एक जो ग्रिड होगा ना वो आपके पास डबल मार्क हुआ होगा इस तरीके से, उसके ऊपर गाढ़ा गाढ़ा आपके पास वो बना हुआ होगा, पॉइंटर बना हुआ होगा, ये वो सेल है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेल पॉइंटर है। इंसर्टिंग रॉज एंड कॉलम्स, आप रॉज एंड कॉलम्स उसके अंदर शीट के अंदर आपको लगाने की जरूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना चाहें तो रॉ के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट रॉ कर सकते हैं, कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं, तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। डिलीटिंग रॉज एंड कॉलम्स, वही वाली बात है, राइट क्लिक करेंगे डिलीट का ऑप्शन भी साथ ही मिलेगा, लेफ्ट रॉज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे डिलीट का ऑप्शन साथ में मिलेगा। सिलेक्टिंग रेंज, अच्छा अब ये तो मैंने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ, जब पूरी की पूरी रॉ को सिलेक्ट करोगे ना, ये सिलेक्टिंग रेंज क्या हो जाएगी, गाड़ी होके बढ़ जाएगी। ठीक है, वो हमारे लिए सिलेक्टिंग रेंज बन जाएगी। अब कॉलम और रॉस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से आगे बढ़ता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। फॉर्मेटिंग डेटा, फॉर्मेटिंग डेटा का क्या मतलब है? फॉर्मेटिंग डेटा, चेंजिंग विजुअल एट्रीब्यूट सच एज अप्लाइंग बोल्ड, वही वाली बात आ जाती है। फॉर्मेटिंग डेटा का क्या मतलब है, आपके पास टेक्स्ट को बोल्ड कर देना, ठीक है, जैसे फील्ड्स होती है हमारे पास, नेम, फादर नेम, क्लास, इन सबको बोल्ड करना, बाकी सारे नीचे लेटर्स जो है वो बोल्ड नहीं है, इन सबको इटैलिक करना, बाकी सारे नहीं हुए हुए, तो ये हमारे लिए क्या है, फॉर्मेटिंग है। अलाइनमेंट, अच्छा कुछ आपके पास डेटा जो होता है उस तरीके का होता है जो कि आपके पास ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसको हम सेंट्रल लाइन भी करते हैं। लाइक ये डेटा आपके पास यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं उसको सेंट्रल लाइन कर दूँगा ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इसके अंदर भी अलाइनमेंट्स का मामला होता है। कैलकुलेटिंग रिजल्ट, आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, रिजल्ट आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा होता है। ठीक है, प्रिंटिंग आउटपुट का काम अच्छे तरीके से जानते हैं, कंट्रोल वी करेंगे, पेज के एक वो सिलेक्ट करेंगे, पेज की एक रेंज सिलेक्ट करेंगे, कितने जगह तक आपको वो करना है, प्रिंट करना है, क्योंकि उसको नहीं पता, एक्सेल को नहीं पता कि आपने ग्रिड बनाई है वो कहाँ से कहाँ तक बनाई हुई है, तो आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पेज है, इसको प्रिंट करना है। क्लियर है? ग्राफिंग, ट्रांसलेशनल रॉ न्यूमेरिकल डेटा, अच्छा हाँ, अब डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, मतलब यह है कि आपके पास ग्राफ्स बनाना, बार चार्ट्स बनाना, पाई चार्ट्स बनाना, तो इन सब के कामों को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिंग कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम बात करें, आपके पास दो बच्चे हैं, दोनों आपके पास टेस्ट दे रहे हैं 9th और उसके 9th क्लास के अंदर, और दोनों के मार्क्स 12 महीने के बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो 12 महीने का हम उनके लिए रिकॉर्ड बना सकते हैं, एक ग्रिड बना सकते हैं जिसके थ्रू आपके पास बार चार्ट भी बन सके और हमारे पास पाई चार्ट भी बन सके। ठीक है, तो मतलब ग्राफिकली डेटा को शो करने को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिंग बोलते हैं। डेटा मैनेजमेंट है, टूल्स यूज टू सॉर्ट, रिकॉर्ड अल्फाबेटिकली और फिल्टर आउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। डेटा मैनेजमेंट हम बोलते हैं डेटा को रिकॉर्ड करने को और फिल्टर आउट करने को, मतलब ये समझ लें आपके डेटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, जैसे कि ए नाम वाले सारे ऊपर, अगर बी नाम वाले उसके नीचे, सी नाम वाले उसके नीचे, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेटा मैनेजमेंट हो जाती है। मैक्रो सबको ऑलरेडी पता है, सही है, मैं मैक्रोज आप लोगों को ऑलरेडी समझाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा एक्सेल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे छोटा सा चेकआउट कर सकते हैं, देख लेते हैं। गेट पी, अच्छा ये मसला है, चलो बहरहाल फिलहाल हमारे पास लैपटॉप के अंदर वो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल डला हुआ नहीं है, वरना आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाते। बहरहाल यहाँ तक हमारे पास चैप्टर नंबर 9 एंड हो जाता है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक चैप्टर नंबर 9 के अंदर, कोई सवाल किसी को, ऑनलाइन वालों चैप्टर नंबर 9 के अंदर किसी को कोई सवाल? जल्दी से बताएं ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक 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 है बेटा, आगे चलते हैं फिर। चैप्टर नंबर 10 और आज का हमारा लास्ट चैप्टर, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड यूजिंग ईमेल्स।
अच्छा, ये 10 चैप्टर जो थे ये आपके रिलेट कर रहे थे किसको? आपके पास क्लास 11 के आप उसको चैप्टर्स को, ठीक है। तो 10 चैप्टर हमारे पास क्लास 11 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों का प्रैक्टिकल का ज़्यादा काम था ही नहीं। और वर्ड, एक्सेल और ये आपके पास ब्राउजिंग, ये मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाने की ज़रूरत थी। बट ये है कि इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 जो होगा वो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 होगा, चैप्टर 12 उसका सेकंड चैप्टर नंबर 2 होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से हम सीक्वेंस को लेके चलेंगे और उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये है कि उसके अंदर मैं आपसे कुछ काम करवाऊंगा और ये है कि आप टेस्ट भी हुआ करेंगे, क्लियर है। ऑनलाइन वालों का, फिजिकल वालों का तो खैर आज होगा, ऑनलाइन वालों का आपका कल आपका एक टेस्ट मैं लूँगा, ठीक है। 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का मैं आपका टेस्ट लूँगा, क्लियर है। आज हम चैप्टर नंबर 10 कवर कर लेंगे, हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों का एक शॉर्ट टेस्ट होगा जिसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। आप लोग वो क्विज टेस्ट जो है वो आप वो देंगे अपने नामों के थ्रू, नाम और ईमेल डाल के, उसका वो टेस्ट आप वो करेंगे, आज अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये कि उसके रिजल्ट भी मैं आपको नेक्स्ट वीक अनाउंस करूंगा, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, दुआ। लास्ट क्वेश्चन आप मैक्रोस के बारे में बात कर रही हैं? ठीक है, मैक्रोस को अब मामला ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा समझाना इसे। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर उसके 8 के अंदर मैंने समझाया था मैक्रोस। मैं दोबारा से ज़रा शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। कोई भी काम को क्या करना, बार बार परफॉर्म करना स्पीड के अंदर, ठीक है। आपने कोई एक्शन परफॉर्म किए हैं, लाइक कॉपी करके एक दूसरी शीट के अंदर पेस्ट किया है और पेस्ट करने के बाद नए सेल के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ को स्पीड में करने को, ट्रिगर करने को, ऑटोमेटिकली करने को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस बोलते हैं, ठीक है। मैक्रोस रिकॉर्डिंग का मतलब है आपके हर एक्शन को रिकॉर्ड करना। मैंने 3 सेल्स हैं, ठीक है, एक ये, इन तीनों को कॉपी कर लिया और कॉपी करके इन 3 सेल्स के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। ये कॉपी पेस्टिंग का काम मैंने एक बटन के ऊपर किया जिसका नाम मैंने सबमिट रखा था, ठीक है। और डेटा मैंने लिखा इनके अंदर। डेटा लिखने के बाद जैसे सबमिट क्लिक किया, ये डेटा कॉपी हुआ, यहाँ पर जाके पेस्ट हो गया। इस एक्शन को स्पीड में ऑटोमेटिकली करने को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस बोलते हैं, क्लियर है। कोई समझ में आई बात है आपको? नहीं है? ठीक है बच्चा, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जो हमारे लिए क्या है? इंटरनेट ब्राउजिंग एंड यूजिंग ईमेल्स, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड यूजिंग ईमेल्स, ब्राउजिंग और वेब। इंटरनेट के बारे में आप सभी को पता है। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, पता है किसी को? इंटरनेट की फुल फॉर्म चैप्टर नंबर 1 में बताई थी मैंने। हाँ भैया, फिजिकल में कितने? चैप्टर नंबर 1 की उसकी इंटरनेट की फुल फॉर्म, ऑनलाइन वाले भी। बेटा ये चैप्टर जैसे ख़त्म हो जाएगा क्लास एंड हो जाएगी। हाँ भाई, इंटरनेट की फुल फॉर्म आप लोग लिखते नहीं हो क्या? इंटरनेशनल लेवल देख के बताया, कुछ याद भी रख लिया करो, ठीक है। हमारे पास इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ब्राउजिंग का क्या मतलब है पता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ब्राउजिंग किसे बोलते हैं? ब्राउजर्स के ऊपर सर्वे करने को हम क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर घूमने को हम क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग बोलते हैं, क्लियर है। यूजिंग ईमेल्स, ईमेल्स कंपोज करना, ईमेल्स चेक करना, ईमेल्स मैनेज करना, किन को भेजनी है वो चेक करना, किस तरीके से भेजनी है वो देखना, क्या भेजनी है वो देखना, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? यूजिंग ईमेल के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, पहला पॉइंट हमारे पास है ब्राउजिंग एंड वेब। यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू एक्सेस एंड व्यू इंटरकनेक्ट इंटरनेट पेजेस, मतलब जो वेबसाइट हैं, वेब पेजेस जो कि आपका उसके ऊपर है, मौजूद है, होस्टिंग्स के ऊपर मौजूद हैं, नेट के ऊपर मौजूद हैं, उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। जैसे कि क्रोम है मेरे पास, ज़्यादातर हम लोग क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग डक का भी इस्तेमाल करते हैं, ये डार्क वेब भी इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से हैं? ये हमारे पास एक्सप्लोरर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर उसके अंदर मिलता है आपको। फायरफॉक्स है, ये भी यूटिलाइज, ये बहुत पहले इस्तेमाल करते थे, आज भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये लॉयन है, ये मुझे याद नहीं पड़ता कौन सा वाला,
ये भी मुझे याद नहीं पड़ता, ये ओपेरा मिनी है, इसका मेरे जहन में नहीं है, और ये आपके पास ये ब्राउज़र नाम से ही आता है, ठीक है। ये है ऑनियन। अब ये मज़े की बात है, ऑनियन भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑनियन हम लोग सिक्योरिटी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और समझ लो ये और ये दो चीज़ें, ये दो वो चीज़ें जो कि हम लोग उसको ऐसी वेब को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जो कि सरफेस वेब के अंदर नहीं आती है, ठीक है। दो टाइप के इंटरनेट्स होते हैं, एक सरफेस वेब होती है जो कि आपके एक्सेस के अंदर होती है, ठीक है, और एक हमारे पास हिडन आपका डेटा होता है, हिडन आपके वेब पेजेस होते हैं, जो कि इन दोनों के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं बताऊँगा कैसे। नेक्स्ट हमारे पास सारी चीज़ आ जाती हैं, क्या क्या। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर साइट्स। सॉफ्टवेयर साइट्स, वेबसाइट्स स्पेशली डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट डाउन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर साइट्स एक ऐसी साइट होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप वो कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास वो आती है एक अच्छी सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, गेट इनटू पीसी। गेट इनटू पीसी नाम से सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको पीसी का हर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आपको पेड सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा की समेत, ठीक है। आप ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हो, ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हो, सब चीज़ें यहाँ से, गेम भी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब सब चीज़ आपको इस एक वेबसाइट से मिल जाती हैं, ठीक है। सर्चिंग द वेब, अच्छा सर्चिंग करने के लिए आपको सर्च इंजन की नीड पड़ती है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जैसे कि आपके पास गूगल हो गया, जैसे कि सिल्क हो गया, डक डक गो भी सर्च इंजन है यार, ये वो तो नहीं है। बहरहाल आपके पास और भी आपके पास इस तरीके के सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि आपके याहू हो गया, ये सर्च इंजन है जिनके ऊपर आप क्या करते हो, जाके टेक्स्ट टाइप करते हो और ये आपके रिलेटेबल रिजल्ट्स को वेबसाइट के ऊपर करते हैं कहाँ पे रिलेटेबल आ रहे हैं, ठीक है। सर्च करने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल होता है और सर्च जिस पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। यह आपके दिए हुए कीवर्ड्स को सर्च आउट करता है किसके ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर। इसलिए बोलते हैं जब भी वेबसाइट बनाओ तो उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करवाओ। एसईओ ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है, उसमें ऐसे वर्ड लिखो जो कि लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट रैंक कर सके, ठीक है। ठीक है बच्चा, बेस्ट हो गया। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ईमेल्स। ठीक है, अच्छा ये आपने काफ़ी लेट ज्वाइन किया, अम्मार बलोच काफ़ी लेट ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आए थे हम लोग। अंडरस्टैंडिंग ईमेल, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिशन। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया था। इलेक्ट्रॉनिकल मेल का मतलब क्या है, आपके पास पेज बना के इलेक्ट्रॉनिकली शेयर करना, बिट्स की फॉर्म के अंदर, पैकेट्स की फॉर्म के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली शेयर कर, हमारे लिए क्या है, ईमेल है। हम इसके अंदर क्या काम करते हैं, कंपोज करते हैं, राइटिंग करते हैं और शेयरिंग करते हैं नेटवर्क्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ईमेल एड्रेस फॉर्मेट। ईमेल एड्रेस फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट रिक्वायरिंग अ यूजर नेम, द एम्परसेंट सिंबल एंड डोमेन। एम्परसेंट सिंबल और डोमेन क्या होता है, एम्परसेंट सिंबल से आपके पास आपका नाम, आपके वो इनिशिएट होता है कि आपकी मेल कौन सी है और आगे फिर आपकी मेल का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है। आगे आप जैसे अपनी मेल का नाम लिखते हो, जैसे कि आपके पास arshad@gmail.com, जैसे आप लिखते हो आपका पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ईमेल फॉर्मेटिंग देख सकते हो। यूज़र नेम, आपका स्पेसिफिक यूज़र नेम जो कि आप ईमेल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, @gmail से पहले, क्लियर है। @gmail आपके पास वो है क्या, मैं अपना सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, gmail.com, गूगल मेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेन। डोमेन किसे हम बोलते हैं, द आइडेंटिफायर फॉर द होस्ट सर्वर दैट प्रोसेस द ईमेल। डोमेन आपके आइडेंटिफायर होते हैं। अच्छा, पूरा जो नाम है वो आपके टेक्निकल डोमेन का काम करता है, सही है, जिसको देखते हुए आपके जिसके देखते हुए आपकी होस्टिंग सर्वर जो हैं वो क्या करते हैं, आपके दिए हुए मेल के ऊपर, दिए हुए डोमेन के ऊपर क्या करते हैं, डेटा को भेजते हैं, आपके मेल को भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनबॉक्स। इनबॉक्स का मामला क्या है, इनबॉक्स का मामला ऐसा है कि इनबॉक्स के अंदर आपके मेल्स रिसीव होते हैं आपको ज़्यादातर, ठीक है। जितने भी मेल्स आपको रिसीव हो रहे हैं, जितने मेल्स आपके पास आ रहे हैं, वो सारे इनबॉक्स के अंदर आ रहे हैं। उनकी भी कैटेगरीज बनती है, लाइक प्राइमरी मेल्स अलग होते हैं, सोशलाइज्ड मेल अलग होते हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट मेल्स अलग होते हैं, स्पैम अलग चले जाते हैं, तो उसकी भी कैटेगरीज बन जाती हैं। आउटबॉक्स एंड सेंड फोल्डर्स, मतलब ये कि इनके ऊपर आप, इनकी ये वो फोल्डर होता है जिसके थ्रू आप क्या काम करो, ज़्यादातर डेटा भेजने का काम करो। जो मेल्स आपने भेजी है ना, वो ज़्यादातर यहाँ पे शो होंगी, जो फाइल्स आपने भेजी हैं, ठीक है, ये अलग आपका कॉलम होता है। स्पैम, अनसॉलिसिटेड बल्क जंक ईमेल डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस नेटवर्क। बल्क जंक या फिर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ईमेल का सर्वर है उसे लगे कि आपके पास ये सही नहीं है,
या फिर आपके लिए हार्मफुल है या फिर आपके लिए अननेसेसरी है, ट्रैश है, तो उसको क्या कर देगी ऑटोमेटिकली स्पैम कर देगी, ठीक है। इसलिए वो क्या, और ये किसको स्पैम करती है, ज़्यादातर उन चीज़ों को स्पैम करती है जिनके अंदर वर्ड्स कुछ अजीब से लिखे हुए होते हैं, वर्ड्स सब आपके इस तरीके के लिखे हुए होते हैं जिनको हार्मफुल वर्ड्स कह लो या फिर वायलेटेड वर्ड्स कह लो, उनके ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके इसीलिए आपके जब सब्सक्रिप्शन आप बाय कर रहे होते हो, किसी एनिमे की हो गई, किसी गेम की हो गई, तो उसकी मेल के अंदर आपको यही बोलते हैं कि आप स्पैम फोल्डर भी अपना चेक करें, ठीक है, क्योंकि उनकी मेल ज़्यादातर आपका ईमेल आपकी वो जीमेल होता है वो यहाँ पर भेज देता है ज़्यादातर, ठीक है, उसको अननेसेसरी समझ के। क्लियर है? ये हो गया फाइल अटैचमेंट। फाइल अटैचमेंट के बारे में आप सभी जानते हैं, कोई पिक्चर या फिर वीडियो को अटैच कर देने को हम क्या बोलते हैं, फाइल अटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। न्यूज़ ग्रुप्स, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम वेयर यूजर्स कैन रीड एंड पोस्ट मैसेजेस। न्यूज़ ग्रुप के अंदर आप यूजुअली क्या काम करते हो, आप दुनिया के जो ज़हीन तरीन लोग हैं वो आपस में बातचीत करने का काम करते हैं, ठीक है, जो अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, अपने न्यूज़ शेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बारी आती है वेब ब्राउजर्स की। वेब ब्राउजर्स हम ऊपर ही पढ़ के आ चुके हैं। वेब ब्राउजर्स आपको वेबसाइट को एक्सेस करने में मदद देते हैं ताकि आप मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर सर्वे कर सको, ठीक है। हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप कोई भी एक वर्ड है उसके ऊपर जब क्लिक करके आप एक दूसरी साइट पर पहुंच जाते हो, जैसे कि आपके पास ऊपर गूगल लिखा हुआ होता है या फिर यूट्यूब लिखा हुआ होता है, जैसे आप क्लिक करते हो उसके ऊपर, उस वर्ड के ऊपर क्लिक करने से आप यूट्यूब की वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बुकमार्क्स। बुकमार्क्स हम लोग क्या बोलते हैं, बुकमार्क्स ब्राउजर फीचर दैट सेव द यूआरएल ऑफ फेवरेट वेबसाइट फॉर क्विक एक्सेस लेटर। हम लोग ज़्यादातर ब्राउजर्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मेनली हमारे पास काम क्या होता है, ये आपका यूजुअली क्या काम करता है, आपका बुकमार्क सेव कर लेता है। कोई वेबसाइट आपके पास आई है, उस वेबसाइट को सेव कर लेगा अपने अंदर और उसको बुकमार्क के तौर पर रीड करेगा। मतलब ये है कोई वेबसाइट आपने खोली है, वेबसाइट ऐसी जो कि आपके पास बंद खोल होती रहती है, ठीक है, सर्वर से लगातार हटती खुलती रहती है। आप एनिमे वेबसाइट ले लो या फिर आपके पास कोई डिस्कशन वेबसाइट ले लो, उमन ऐसे कोई ग्रुप जिसके ऊपर लगातार वायलेटेड टॉक्स हो रही होती हैं या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉक्स हो रही होती हैं, वो उमन खोल बंद होते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो उनको एक बुकमार्क के ऊपर आप सेव कर लेते हो, जैसे ही आपके पास खुले वो साइट से भी हट जाते हैं, ठीक है, बट पॉपुलैरिटी इतनी होती है कि लोग उनको जानते होते हैं, तो बुकमार्क के ऊपर सेव करके उन पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपका जो एड्रेस आपको प्रोवाइड किया गया उसके अंदर डालने के लिए, सर्च के अंदर डालने के लिए वो आपके लिए क्या है, वो है URL है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास और आखिरी चीज़ आती है www, वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे होगे आप उसको बताओगे कि वर्ल्ड के अंदर आपका वाइड वेब मौजूद है जिसको मुझे वो करना है, सिलेक्ट करना है, विजिट करना है, ठीक है। आप ये आइडेंटिफायर लाजमी देते हो। एक और चीज़ होती है आपके MCQ के अंदर आएगी, HTTP, मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। एक ये होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये आपके पास सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी आपके पास वो करती है, मैनेज करती है, सिक्योरिटी इनक्रिप्ट करती है, और ये ऐसा नहीं करती, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा सिक्योर्ड है। क्लियर है यहाँ तक? कोई चीज़ जो आप लोगों को समझ में ना आई हो चैप्टर नंबर 10 के अंदर? अम्मार बलोच जी, बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर लेके जाएंगे। तो ये है कि आज आपका जो बेसिक काम है, लाइक आपका चैप्टर नंबर 11 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। अब एक चीज़ और भी है, आप ऑब्वियस ही बात है आपको ये सब चीज़ें याद, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। लाइक न्यूज़ ग्रुप्स के बारे में बच्चों को पता ही नहीं था, बुकमार्क लोगों को पता ही नहीं है किस जगह पे इस्तेमाल होता है। इस तरीके से हमारे पास स्पैम फोल्डर्स क्यों स्पैम हो जाते हैं, इसके अलावा हम लोग कहाँ किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर्स मैनेज कर रहे होते हैं, @ का मकसद क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता थी, बहुत सारे बच्चों को ये बातें नहीं पता थी। तो हमें सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि साथ लेके चलना है तो इन सब चीज़ों को भी कवर करना पड़ता है, जो कि अननेसेसरी है थोड़ी सी, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आपके 3 चैप्टर आज कवर हुए हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। इसके अलावा ये है, कल आप लोगों का एक टेस्ट होगा। मैं आप लोगों के कल की क्लास के बाद फ़ौरन ही आपके ग्रुप के अंदर टेस्ट शेयर कर दूंगा गूगल फॉर्म्स के ऊपर। क्विज टेस्ट होगा आपका जिसको आपने करना है, उसके 30 मिनट्स का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 30 मिनट के अंदर आपने वो टेस्ट करके कंप्लीट करना है, ठीक है। कल का आपका टेस्ट होगा और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक का आपका टेस्ट है, तो तैयारी करके रखिएगा लास्ट में, ठीक है। और फिजिकल वालों का भी होगा। कोई सवाल हो तो ये पूछ लें, वरना हम क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए
MCQs आएंगे टेस्ट, जी बेटा पूरा आपका कंप्लीट टेस्ट जो होगा उसमें 30 MCQs होंगे, ठीक है। दुआ रशीद, आपके कुल मिला के 30 MCQs मिलेंगे आपको टेस्ट के अंदर, तो आप लोगों ने उन सभी को वो करना है ना, MCQ वो टेस्ट सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है बेटा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।